देश की सबसे बड़ी चर्चा, वीकेंड के सबसे धारदार कार्यक्रम ये देश है हमारा में वक्फ के कानून की आखिरकार जरूरत इस समय क्यों है? हमारी मांग है। अब हिंदू बह जाते हैं ना। नहीं, मेरे हमारी मांग है। अब भारतीय संसद भी वक्फ की जमीन पे बनी है। ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा बाबा साहब के संविधान से। यूसीसी के लिए समर्थन दे दीजिए। वहाँ पर मुसलमान कानून अलग, हिंदू कानून अलग। आपके कहने से दे देंगे। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये अंबेडकर पर ज्ञान देंगे ना ना। आप दलित हम टैबलेट लेकर इसलिए घूमते हैं क्योंकि हम आधुनिक युग के लालटेन लेकर घूमे क्या? पूरा मुर्शिदाबाद ना गलत मैंने कहा। अरे सुनो भाई, अरे सुनो राइट टू मेक दिस पॉइंट। सर, ही इज मिसगाइडिंग। संविधान में वक्फ कहाँ लिखा दिखाओ। संविधान में आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। ये देश है हमारा में आज बात करेंगे वक्फ बोर्ड की और वक्फ बोर्ड पर हो रही सियासत की। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, वीकेंड के सबसे धारदार कार्यक्रम ये देश है हमारा में वक्फ के कानून की आखिरकार जरूरत इस समय क्यों है? वक्त के दावे तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन अब इस पर सबसे सनसनीखेज दावा भी सुन लीजिए। पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट भी यही वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। ये आ गए, इसके साथ इनको नहीं खेलना चाहिए। और इस बयान के बाद भड़काने, उकसाने और सियासी आर पार का दौर शुरू हो गया। हमारे वक्त को खत्म करने की तैयारी है तो ना ईदगाह बचेगी, ना कब्रिस्तान बचेगा, ना खानगाह बचेगी, ना कोई मस्जिद बचेगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं? पहले शिकार हम हुए, अगले शिकार आप होगे। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी जमीनों पर बंदर बांट हो रहा है। भारत सरकार के अलग-अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने कब्जा रखी है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो वक्फ प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा सरकार कब्जाएगी, अपने मंत्रालयों को काबिज कराएगी। अगर ऐसी बात है तो ये बड़ा बेहुदा बयान है। 70 साल सत्ता में जो लोग रहे हैं, या रीजनल पार्टीज के रहे, उन्होंने वक्फ को लूटा है। देश के वजीर आजम ने, हमारा एक ही मकसद है कि ट्रांसपेरेंसी रहे और जिन लोगों ने इसको लूट खसूट करा है उसको अकाउंटेबिलिटी पे लाया जाए। ये रायसीना हिल्स जो है, ये रायसीना गांव था जिसमें ज्यादातर पिछड़े समाज के लोग रहते थे, गुर्जर ज्यादा संख्या में थे। इसकी रिसर्च करनी चाहिए, दोबारा स्टेटमेंट अजमल साहब को इस पे जारी करना चाहिए। पुराने व्यक्ति हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो आई थिंक उनके पास साक्ष्य होंगे। साक्ष्य हैं तो जेपीसी के सामने रखें। जेपीसी देश भर से सुझाव आमंत्रित कर रही है। अब जरा तथ्यों की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड सूत्रों के मुताबिक उसके पास नई संसद और एयरपोर्ट से जुड़ा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन वक्फ को लेकर एक और बड़ी सियासत चल रही है। वक्फ पर बनी जेपीसी की बैठक में कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपेडी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा दिया। वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जमीन हड़पता है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जमीन हड़प ली है। ये कांग्रेस पार्टी में खाली हड़पा हड़पी चल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी सियासी पारा हाई है। विपक्ष ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकरण का आरोप लगा रहा है, और तो और सहयोगी जेडीयू के नेता भी इस यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता वक्फ के नाम एक वर्ग को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस।
और अब आज की बहस के मुद्दे क्या है? वक्फ के नाम पर भड़काने और भ्रम फैलाने की एक बार फिर कोशिश हो रही है। वक्फ की डिमांड बेलगाम हो गई है। नए कानून का अभी यही सही वक्त है? और क्या सियासी फायदे के लिए समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, वो बदरुद्दीन अजमल के समर्थन में आ गई है, जो कह रहा है कि भारतीय संसद भी वक्फ की जमीन पे बना है और दिल्ली का एयरपोर्ट भी। चौथी बात और चौथा मुद्दा, वक्फ और बीजेपी की हिंदू जागरण स्वाभिमान यात्रा जो है, उसके पीछे पोलराइजेशन का इशू है, यानी ध्रुवीकरण का मुद्दा है। तो ये चार मुद्दों के ऊपर आज की चर्चा होगी। जोरदार अभिनंदन करिए आज के मेहमानों का। शहजाद पूनावाला बीजेपी के नेता प्रवक्ता, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। शादाब चौहान है नेता पीस पार्टी के, और साथ ही हैं जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी उपाध्याय, जो कि जेपीसी के समक्ष पेश भी हुए अपने तथ्यों को लेकर, यानी जो जेपीसी की कमेटी है उसके सामने इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन करी वक्फ को लेकर। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। आखिरकार यह मामला क्या है विवेक जी? अब भारतीय संसद भी वक्फ की जमीन पर बनी है जी। देखिए, बात सिर्फ पोलराइजेशन की है। 70 साल आजादी के बाद लगभग हम हैं। क्या कभी आपने इस तरह के इश्यूज आज तक सुने? वक्फ तो इतने समय से है, कोई कंट्रोवर्सी हुई? कभी भारत सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के सामने आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोर्ट के केसेस हुए? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद से सारे ज्वलंत मुद्दे आने लग गए हैं। एक तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा चल रही है, पहले भिक्षा यात्रा चल रही थी, वही दीपांकर जी अब स्वाभिमान यात्रा में दिखे। पहले कहते थे साहब इसमें ईसाई और मुसलमान सब शामिल होंगे मेरी यात्रा में, अब वहां हिंदू स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। वक्फ का इशू पॉलिटिकल इशू है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैंने जो प्रश्न पूछा आपसे, क्लियर क्या भारतीय संसद वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, ऐसा जो बोल रहे हैं, और आपके इंडिया अलायंस के दर उसका साथ दे रहे हैं, आप उसके साथ हैं, उसके खिलाफ है? सीधा और सपाट सवाल है, सीधा सपाट जवाब चाहूंगा। बदरुद्दीन अजमल जी ने अगर इस इशू को उठाया है तो पहले तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो कागज प्रस्तुत करें कि है या नहीं है, और अगर है भी तो कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। वक्फ ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो भारत सरकार और भारत के खिलाफ। ठीक है, एक करके मैं आता हूं अश्विनी उपाध्याय आपके पास। भारतीय संसद वक्फ की जमीन पर है, इसके मायने क्या है कहने के? देखिए, 4 साल पहले इस पर बहुत कम चर्चा होती थी। हम लोगों ने इसको जब चैलेंज किया तब इस पर चर्चा शुरू हुई। हमारा ये कहना है, ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा बाबा साहब के संविधान से, और कानून एक होना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। हिंदू दान करते हैं, क्रिश्चियन चैरिटी कहते हैं, मुस्लिम उसी को वक्फ कहते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल है फिर तो हिंदू ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, जैन ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, बौद्ध ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, यहूदी ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, बहाई ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, सिख ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, और नहीं तो सबका मुकदमा कोर्ट में चलना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए अलग से ट्रिब्यूनल, एक व्यक्ति के लिए अलग से बोर्ड, ऐसे नहीं चल सकता। बड़ी सीधी सी बात है। भारत का संविधान जब बना मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका था। संविधान निर्माताओं ने कहा अब मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होगी, कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, कोई बोर्ड नहीं होगा। ये जो बना है अपने आप में पूरी तरीके से गलत है। जो मुगलों की जमीन थी वो उनकी पुश्तैनी जमीन नहीं थी, इसलिए मुगलों की जमीन को वक्फ डिक्लेयर करना ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए तो उनको वहां की जमीन मिल गई, तो स्वाभाविक सी बात जो पाकिस्तान से यहाँ आए उनको यहाँ की जमीन मिलनी चाहिए, इसलिए वो जमीन वक्फ नहीं हो सकती है। मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान वक्फ नहीं हो सकता, क्योंकि मजार दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना, वहां जाना हराम है। अरब में एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। अब आती है बात की जमीन है किसकी। ओवैसी साहब ये नहीं बता रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितनी दान किया, न मदनी साहब बता रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने कितना दान किया, न बुखारी साहब बता रहे हैं, न दुरानी साहब बता रहे हैं। अपना नहीं बता रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया, बस कह रहे हैं हमारे पास 10 लाख एकड़ जमीन है, एयरपोर्ट भी, हाईवे भी, बंदरगाह भी, मतलब सब कुछ, जंगल भी, नदियां भी, सब कुछ वक्त होती चली जा रही है। मिसगाइड कर रहे हैं आप। इसका एक बात सुनिए भाई साहब, बीच बोलिए। उपाध्याय जी आप मिसगाइड कर रहे हैं। बिना कागज के कोई कैसे दावा कर सकता है? अरे बिना कागज का घटिया कानून बनाया। जी एक घटिया बनाया गया। आपने अपनी प्रतिक्रिया को रख लिया। देखिए अब मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। शादाब चौहान आपके पास आता हूं, फिर मैं बीजेपी के पास आता हूं, क्योंकि वो सरकार में है, उनको बहुत चीजों के जवाब देने हैं। शादाब चौहान, भारतीय संसद वक्फ की जमीन पर है, दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर है, बचा क्या है बचाने को? बताइए मुझे। 1500 साल पुराना भी वक्फ के कब्जे में आ गया, कैसे? दरअसल क्या है कि अगर कोई वक्फ की संपत्ति है और उस पर संसद भवन बना है, जो अजमल साहब ने कहा है कि बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके पास अगर तथ्य हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि हम उनसे
किराया नहीं लेंगे, देश के लिए कार्य हो रहा है। अगर वक्फ की क्या जमीन कह रहे हैं? पूरी किराया नहीं लेंगे, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि वक्फ की संपत्ति पर बहुत से गुंडों ने कब्जा किया हुआ है। अगर एक वक्फ की जमीन पर अगर देश की संसद चल रही है तो हम किसी भी सांसद से उसका किराया लेने का समर्थन नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, देश के लिए हम लोगों तो इतना बलिदान दिए हैं, आजादी में दिए हैं, उसके बाद जब जब जरूरत पड़ी हमने त्याग बलिदान दिया है। और अगर हमारी जमीन में से आप जो भारतीय संसद की जो जमीन है वो आपने वक्फ की मान लिया, आप कह रहे हैं उसका हम त्याग करते हैं। हमने कहा कि अगर अजमल किराया भी नहीं लेंगे। अगर अजमल साहब जैसे सम्मानित व्यक्ति जो देश की सदन में रहे हैं, उन्होंने अगर ये साक्ष्य रखे, उनके पास अगर साक्ष्य हैं, तो हम इस बात को कह रहे हैं कि हम उसमें ये मान लेंगे कि चलिए देश की सेवा के लिए कोई कार्य हो रहा है। भारतीय संसद जिस जमीन पे बना हुआ है वो किसने जानकारी, इन लोगों को तो हक है ना जानने का, हम सबको तो हक है जानने का। मैं वही जिस जमीन पर आप किराया नहीं ले रहे, इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं देश के, मैं वही तो कह रहा हूं अमीर जी, वही तो कह रहा हूं कि जिस माननीय सांसद ने, जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इस विषय को रखा है। हमने कहा जब उन्होंने रखा है, उन जैसा सम्मानित व्यक्ति किसी साक्ष्य के आधार पर ही बात करेगा। और अगर उनके पास साक्ष्य हैं, सामने आते हैं, तो हम ये मानेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्लाइटें लैंड हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? क्योंकि नहीं, देश की सेवा के लिए तो चलेगा। देश की सेवा, देश सेवा सर्वोपरि है। ओके, वो भी देश सेवा के लिए सर्वोपरि जमीन थी भारतीय संसद, और इन्होंने वो दान दे दी है। अब देखिए, सबसे पहले अभी विवेक जी ने बोला कि ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, तो मैं से विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, हिंदू हिंसक, रामचरितमानस, नाच गाना, पोटेशियम साइनाइड, राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा, ये सब नाच गाना है, और मठाधीश माफिया है। अब इनको मेरे टैब से प्रॉब्लम होगी। माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में, मठाधीश को कोई माफिया बोल देता है, मदरसे को कुछ नहीं बोलता। ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं है। सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, वक्फ के नाम पर बीबीसी पता है क्या है आपको? बीबीसी नॉट चैनल, बीबीसी मींस भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। ये भड़काओ भाईजान कमेटी वक्फ के नाम पर काम पर। आप 1 साल पहले की अमीश जी की डिबेट यूट्यूब से निकालिए, 1 ईयर अगो, इसी डेट पे डालना अमीश सीए डिबेट, अमीश की सीए की डिबेट खुलेगी, फिर उसमें जाके सुनना। यही सब मान्यवर थे और वो बोलते थे नागरिकता कानून आएगा, ये मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। नागरिकता कानून आया, एक्को की नागरिकता नहीं गई। अब वक्फ कानून आ रहा है तो बोले वक्फ के नाम पे मस्जिदें छीन जाएगी। ये वही पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है। गलत कह रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जानी, वो पॉइंट था ही नहीं है। मेरी पूरी बात नहीं होगी, मेरी बात हो जानी चाहिए। विवेक जी, आई रिक्वेस्ट यू। तीसरी बात, आपने पार्लियामेंट की बात की, इन्होंने कहा वक्फ की जमीन, राम जन्मभूमि की जमीन हमारी है, कृष्ण जन्मभूमि जमीन हमारी है, ताजमहल हमारा है, 1500 साल पुराना गांव हमारा है। हालांकि इस्लाम 1400 साल, मतलब कुरान 1400 साल पहले आया था। म्युनिसिपल हेडक्वार्टर हमारा है, गुजरात हाईकोर्ट हमारा है, छत्तीसगढ़ तहसील ऑफिस हमारा है। अरे अमीश जी, आपका घर देख लेंगे, बोलेंगे ये भी मेरा है, फिर आप बाहर हो जाएंगे। मैंने कहा किसी ने बोला था, गलत बात है। बस सुनिए ना, अरे पर अब बीच में क्योंकि मुसलमान मेरे जमीन पे क्यों वोट वाले ने कुछ भी नहीं बोला। विवेक जी, आपने रोकिए, मेरे घर पे बोला नहीं है। गलत बयानी है। एक एक करके 70 साल से किसने बोला? विवेक जी से रिक्वेस्ट भी किया। आज क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो टैब के साथ टैबलेट भी खा रहा हूं, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी बारी में बोलिए, अपनी टर्न पे। आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये वक्फ के संशोधन की प्रपोजल किसने दी? क्या अश्विनी उपाध्याय ने दी? नहीं। क्या विवेक ने दी? नहीं। क्या मृत्युंजय ने दी? नहीं। मुस्लिम लोगों ने, आगा खानी, दरगाह के लोग, जो बोहरा समाज के लोग, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9 जेपीसी रिपोर्ट बाय मिस्टर रहमान खान, इन्होंने कहा कि ये लैंड ग्रैबिंग, मालूम वक्फ के बाद सिंधी जमीन, लास्ट 10 सेकंड, 9 लाख एकड़, मतलब कि मुंबई जो है ना, मुंबई 1 लाख एकड़, 9 टाइम्स मुंबई, और इनकम कितनी? 200 करोड़। उसमें कम से कम 12,000 करोड़ की इनकम होनी चाहिए। ये लैंड ग्रैबर्स के हाथ में जा रही है। बेवा, यतीम, गरीब, मुसलमान को अधिकार मिले, इसलिए संशोधन ला रहे हैं। तो ये लैंड ग्रैबर्स के साथ बिल्कुल गलत बात है। लैंड ग्रैबर्स के साथ मृत्युंजय, आप पहली बार बोल रहे हैं। ये जो वक्फ को लेकर बयानबाजी हो रही है, अजमल साहब बोल रहे हैं, चाहे राशिद अलवी बोल रहे हैं, चाहे इमरान मसूद बोल रहे हैं, इसमें से कई तो आपके सहयोगी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन बिल लाया जा रहा है, ये गैर जरूरी, गैर संवैधानिक है। चर्चा इस ओर ले जा रहे हैं, जिनकी राजनीतिक जमीन समाप्त हो रही है, वो ये वक्फ जमीन के नाम पर, अब ये कोई कह रहा है कि, आपने सुना उनका कि वो कह रहे हैं कि संसद भवन भी है, एयरपोर्ट भी है, कल को कोई बोलेंगे कि ये भी है, पूरा देश ही है।
भाई ये सब चीज़ों का अगर उनके पास प्रमाण है, तथ्य है, तो वो सामने लाएं और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अब आपने ठीक ही कहा कि अब देखिए वो कह रहे हैं इधर राग अलाप है, उधर वो कह रहे हैं हिंदू स्वाभिमान को बचाना है। भाई ये देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों? बहुत बढ़िया। इसलिए कहा गया है न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये देश की हमारी खूबसूरती है, इसी से ये परेशान है। तो राजनीतिक जमीन बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसका कोई फायदा आम लोगों को नहीं है। गरीब बनेगा, शिक्षा पर इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तिवारी की बात कर। ना हिंदू बने, एक सेकंड अपनी ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, संविधान से चलना होगा, इंसान बनेगा। तो यूसीसी के लिए समर्थन दे दीजिए, वहां पर मुसलमान कानून अलग, हिंदू कानून अलग दे देंगे। आपके कहने से दे देंगे क्या? ठीक कहा है। अरे 10 साल सत्ता में हुआ है, शाउटिंग सर, 10 वर्षों में ही आप शाउटिंग, डोंट शाउट सर, जो 60-70 अरे भाई यूसीसी अंबेडकर जी डाल के गए, अरे अंबेडकर जी डाल के गए, तिवारी जी चिल्ला रहे, आपका बताइए। तिवारी जी अंबेडकर जी पे चिल्ला रहे हैं, तिवारी जी शाउटिंग ऑन अंबेडकर जी। अच्छा मैं पूरी बात कर, ये अंबेडकर जी के बारे में क्या जानते हैं? अरे भाई आपसे ज्यादा ही जानता हूँ। आप बोले ये महात्मा भारत रत्न कब मिला था अंबेडकर जी को? बताइए। अरे मैम आप सुनिए, एक एक करके मेरा निवेदन है, एक एक करके सर सुनिए। ये उल्टा तो आप ऐसे बोलेंगे तो हम तो हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो कह रहे हैं एक सेकंड, नाम लिया इसलिए ठीक हुआ। अंबेडकर, हाँ बिल्कुल। अब बताइए, गांधी जी का नाम सुनिए, अब सुनिए प्लीज मृत्युंजय जी, मैंने आपके बीच में इतना नहीं टोका आपको। सुनिए दूसरे, मैं टोक नहीं, हम लोग गुंडों को महाराष्ट्र में पता चलेगा। हम लोग ठोक नीति वाले हैं, हम टोक नीति वाले हैं। हम मृत्युंजय कुछ कह रहे हैं, ठोक नीति में यार महाराष्ट्र का चुनाव है जी, महाराष्ट्र में इनको पता चल जाएगा ये सब करने का नतीजा अभी सामने है। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में पता लग जाएगा, दो हाथ हो जाएंगे। सबसे पहले अभी आप सब बच्चे लोग जो है ना, मैं छोड़ देता, मैं नहीं दिखाता, आप गूगल कर लीजिए अजमल बदरुद्दीन अजमल, ये वाले, ये मिस्टर ये मिस्टर इज इन इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ है। अभी पोलराइज कौन कर रहा है? इंडिया अलायंस हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं ना, ये तो बोल रहे कि हम तो पोलराइज नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। तो एक बार बोल दे कि हिंदुओं का हिंदू वक्फ बोर्ड का इक्विवेलेंट बना दो, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड का इक्विवेलेंट बना दो, बता दो। एक सेकंड सब चुप हो जाए, एक सेकंड, अब आप चुप रहिएगा, अब आप शांत रहिएगा, एकदम चुप। एक पॉइंट हुआ, जैसा वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदुओं के लिए भी एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए, उसके समर्थन में है। क्योंकि आपने बोला न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो इंसानियत के नाते जो कानून शादाब चौहान और शहजाद पूनावाला के पास है, वो कानून मृत्युंजय तिवारी और विवेक के बाद बोलिए। ये देश अपने नियम कानून से चलेगा, बीजेपी के नियम कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। हिंदू के लिए क्या नियम है, मुसलमान के लिए क्या है, क्रिश्चियन के लिए क्या है, वक्फ किसके लिए? वक्फ किसके लिए? हिंदू के लिए वक्फ क्या? वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से अभी संशोधन बिल लाया गया, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। नहीं, मृत्युंजय भाई आप टीकाधारी हिंदू है। अरे हम ओरिजिनल हिंदू है, नकली नहीं है, हम असली हिंदू हैं। और ये हिंदू सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना। बिल्कुल सम्मान करना सिखाता है। लेकिन मेरा प्रश्न जो है वो बहुत वाजिब है। मैं कह रहा हूं द राइट विच मुस्लिम्स हैव, जो वक्फ का अधिकार मुसलमानों के पास है, क्या वो अधिकार हिंदू सिख ईसाई के पास भी होना चाहिए? क्योंकि बराबरी की बात है। आप उसके समर्थन में है, उसके खिलाफ है? हम कह रहे हैं हम समर्थन में है इस देश के संविधान में जो लिखा है, जो नियम कानून बना है। हम समाज के नाम पे नहीं होना चाहिए, हम मजहब के नाम पर समाज को तोड़ने का, मजहब के नाम पर कोई नहीं होना चाहिए ना। हम क्या कह रहे हैं, संविधान में अगर मजहब के, एक सेकंड, बिना सबूत के कोई भी जमीन, चाहे वक्फ की हो चाहे आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो अगर कोई कहता है वक्फ के पास ये है, वक्फ के पास वो है, तो उनके पास पेपर भी होने चाहिए। तो आपको इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई कुछ भी कह देगा। वक्फ जैसा कानून क्यों होना चाहिए? देखिए जो एक सेकंड दर्शकों के लिए मैं पूछता हूं, वक्फ के फॉर कौन है और वक्फ के अगेंस्ट कौन है? द ऑल फेयर, यानी वक्फ के खिलाफ कौन है, वक्फ के साथ कौन है? आपको क्यों लगता है कि वक्फ का कानून जो है वो संविधान के दायरे में है और वो इक्वल राइट देता है? एग्जैक्टली। कैसे? वक्फ की प्रॉपर्टी कंटेस्ट की जा सकती है, उसके ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अंदर सरकारी नुमाइंदे जो हिंदू हैं वो भी उसके ट्रिब्यूनल में बैठते हैं।
ये सारे क्लैरिफिकेशन हैं। और इसी नहीं, प्रकार नहीं, से नहीं, हमारी मांग है, अब हिंदू बह रहते हैं ना, नहीं मैंने हमारी मांग है सारे हिंदू मंदिरों को, इसी प्रकार से सारे हिंदू मंदिरों को भी सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, वहां भी ट्रिब्यूनल होने चाहिए, वहां भी सरकार, कमाल की बात है, वक्फ को सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, है कमाल की बात है, वक्फ की ट्रिब्यूनल का फैसला कमाल की बात है, नुमाइंदे हैं, मतलब ओके अश्विनी, पहली बात तो झूठ परोस रहे हैं, बिल्कुल नहीं झूठ परोस रहा हूं। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए भारत में 35 कानून चल रहे हैं, मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं। वाया वक्फ है। अरे सुन तो लीजिए, सुनिए पहले, एक सेकंड सुनिए, वाया नहीं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, वाया गलत कह रहे हैं आप। हाँ, दूसरी बात, कुछ दिन के बाद क्या होगा जानते हैं आप? ये कहेंगे कि मुर्शिदा खान, जो मुर्शिदाबाद है, चूंकि मुर्शिद खान ने नाम, उसका नेम प्लेट पलटा था, पूरा मुर्शिदाबाद ना हो जाएगा। गलत बाद में कहा, अरे सुनो भाई, सबूत के, अरे सुनो तो, कोई विवेक शाउटिंग मैच रही है, नहीं हो सकती, ये बताइए, आप वरिष्ठ, अरे मैं आपको नहीं कह रहा हूं भाई, मैं बदरुद्दीन अजमल को कह रहा हूं, शांत रहिए। अच्छा एक सेकंड, आप मिसगाइड मत करिए, बिना कागज के राइट टू मेक हिज पॉइंट, नो सर, ही इज मिसगाइडिंग। एक चीज बताइए, का जवाब दीजिए, बिना किसी कागज के, बिना प्रॉपर्टी के कागजों के क्या वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकता है जमीन को? इनको शांत होंगे, नहीं कर सकता। कुछ दिन के बाद क्या होगा, कहेंगे मुर्शिदाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, मिर्जापुर पूरा वक्फ बोर्ड का, जौनपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, मुजफ्फरपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, क्योंकि इन शहरों के नाम में बाकायदा वहशी दरिंदों का नाम आ रहा है। कहेंगे होशियारपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, गाजियाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, फरीदाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, फर्रुखाबाद वक्फ बोर्ड का। नतीजा ये, कागज नहीं दिखाएंगे, जमीन के पे मालिकाना हक जताएंगे। सवाल किसके पास है? सवाल हाथ खड़ा करे, जिसके पास सवाल है वो हाथ खड़ा करे अपने, बोलिए क्या सवाल है? कहने का तो मैं भी बोल दूं कि पूरा देश हमारा है, तो ऐसे थोड़ी हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो लेकिन फिर वक्फ बोर्ड कहां से आ जा रही है कि बोल रही है कि ये हमारा है? एक सेकंड आप लोग शांत रहिए, ऑडियंस को बोलने देना। बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि फिर तो हमें भी चाहिए, हमारे लिए भी बोर्ड बननी चाहिए, हमारे लिए बोर्ड क्यों नहीं है? हमारे लिए बोर्ड कोई नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट है। अच्छा ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। मेरा ये सवाल है इनसे कि जैसे कि ये कहते हैं इंडिया अलायंस से कि पार्लियामेंट इनकी ज़मीन पे बना हुआ है, तो ऐसे तो ये ऐसी बॉडी हमारे हिंदू में और क्रिश्चियन में, जैन समाज में और पारसी में भी बननी चाहिए जो कहे कोई भी ज़मीन हमारी है। ओके, और भी बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, आपका क्या सवाल है, बोलिए। पॉइंट क्या क्वेश्चन ये है कि अगर हम वक्फ बोर्ड की अकेले बात कर रहे हैं कि उसकी जमीनें कब्जाई जा रही हैं, तो हिंदू मंदिरों में भी तो बहुत सारी जमीनें कब्जाई जा रही हैं, हम उसकी बात क्यों नहीं कर? जी ओके मैं आपके पास आता हूं, पहले मैं आपके पास आता हूं। शदाब पॉइंट ये है कि देखिए बार बार एक लकीर खींची जाती है। देखिए संविधान से चलना चाहिए, संविधान की कौन सी धारा कहती है कि एक वर्ग को तो असीमित अधिकार हो और दूसरे वर्ग के पास वो उस अधिकार का नाखून के बराबर भी? जहां पर कोई भी ऐसी प्रक्रिया होगी, जैसे क्रिमिनल में सब सेम है, लेकिन पर्सनल चीजों में अब जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट होता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ हिंदूज को मिलता है, वो बाकी लोगों को नहीं मिलता। इसी प्रकार से वक्फ की संपत्ति अगर कोई मुसलमानों की सेवा के लिए दान कर रहा है उसके लिए है। और दूसरी बात, बार बार क्लेम किया जाता है कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। कोई किसी को क्लेम ऐसे नहीं कर सकता है, उसको बाकायदा प्रमाणित करना पड़ेगा कि वक्फ कब किया गया, किसने वक्फ किया, कौन मालिक था, पूरी चीजें डिटेल शो करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल है। दूसरी चीज, भाई ने कहा कि हमारा भी होना चाहिए, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि वो सरकार हिंदुओं की सरकार बोलती है ना। अफसोस की बात है कि सनातन बोर्ड नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सनातन बोर्ड होना चाहिए और जितने भी रिलीजियस उनके एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 10 सेकंड, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद, दरगाह, मदरसा और जो कब्रिस्तान है उस पर कब्जा करने का, अवैध कब्जे का षड्यंत्र हम भारत सरकार का बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सेकंड, ये हमारे इंटरनल मैटर, हम कुछ भी करें, आपको मैं अपने घर में क्या करूं? अमीश जी देखिए, यहाँ पर 2-3 तर्क जो है, पहले कुछ लोगों ने कहा कि ये गैर जरूरी और गैर संवैधानिक है, तो मैं कहता हूँ आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए, वो कहता है सबके लिए समान कानून होने चाहिए, आप हिंदू हो मुस्लिम हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के पास इतना बड़ा कानून है तो या तो दूसरे धर्म के पास हो, पर 2 गलतियां नहीं दोहराई जा सकती। इसलिए जरूरी यह है कि सबके पास संवैधानिक सीमित अधिकार हो। पहली बात, ऐसा जो कानून वक्फ का भारत में है, विवेक जी और प्लीज अपने समय पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ओमान, इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, सूडान, कोई भी मुस्लिम बाहुल देश में एक कोई चुन ले और मुझे बता दे कि वो मुस्लिम बाहुल देश में इससे भी ज्यादा कठोर कानून है। वक्फ का जो भारत का कानून है वो सबसे व्यापक और कठोर है। और आखिरी और थर्ड बात है, अब इन्होंने बोला कि संविधान से चलना है अंबेडकर जी के, तो मेरा मृत्युंजय जी से और टीका लगा के, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, इस बात के लिए बहुत सम्मान करता हूं।
अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि कोई 60 साल का 65 साल का बुढ़ा 12 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकता, पर्सनल लॉ के नाम पे भी। बोलिए आप समर्थन करते इसका? बोले मृत्युंजय जी। ये आप क्या सवाल कर रहे हैं, कोई समझ पाया? अरे आप बताइए। आप बात करने नहीं करना चाहिए। किसको समझ आया वो हाथ खड़ा करे। बताइए, ये बताइए अमित जी, ये बताइए, ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कह रहे शब्द बुढ़ा। अच्छा बुजुर्ग बोलिए, थोड़ा शब्दों का चयन कीजिए। ऐसा इसको एक्सप्लेन कर ले, देश के जितने बुजुर्ग हैं आपने सबको बुढ़ा कर दिया। मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, ऐसे थोड़ा होता है। एक्सप्लेन कर लेता हूं, मैं एक्सप्लेन इस पर क्या कीजिएगा भाई? आपने बोला है, सबके सामने बोला है, आपने बीजेपी के प्रवक्ता पे आरोप लगाया। मैंने बोला है और मैं बोलूंगा बुढ़ा ही बोलूंगा, देखिए बुढ़ा ही बोलूंगा। बताओ इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा आप? अभी जी मैं आप जवाब देश के बुजुर्गों का बुढ़ा, सबके माता पिता है, सबके माता पिता बुजुर्ग हैं, घर में बुजुर्ग हैं। आप क्या यही भाषा बोलते हैं? क्यों नहीं बोल रहा भाई? एक सेकंड ये बताइए, आप बोले सबके माता पिता बुजुर्ग हैं, किसी के माता पिता नहीं बोल रहा। वो व्यक्ति जो 12 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है उसके लिए बोल रहे हैं। उनके ज्ञान पर हमने सवाल खड़ा किया। ठीक है ठीक है, अब आप बताइए, बोलिए। अब प्लीज सुनिए 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड में। अगर कोई व्यक्ति इस उम्र में पहुंच के 12 साल की बच्ची की शादी के ख्वाब रखता है, वो मेरे लिए बुढ़ा ही है, वो मेरे लिए खुसड़ बुढ़ा है। देखिए आप उखाड़ लीजिए जो उखाड़ना है। ऐसे लोग के बारे में नहीं कहा, खुसड़ बुड्ढे। आपने मैं बोल रहा हूं खुसड़ पूरे बुड्ढे। देश के बुजुर्गों को कहा, आपने ये लाइन अभी कहा। अच्छा देश के बुजुर्ग 12 साल की बच्ची से शादी कर रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं? देश के बुजुर्ग क्या 12 साल की बच्ची से शादी कर रहे हैं? किसी के घर में नहीं होता, किसी घर में नहीं होता। ये सब आप ही करवाते हैं। किसी पैसे से एक सेकंड, बीजेपी के पर देखिए, एक सेकंड, बच्ची से विवाह कर रहा है और देखिए यहाँ पर किसी के भी माँ बाप हैं, मुझे नहीं पता किसी की उम्र 65 है या किसी की 60 है, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, आप वो जो उसको बुढ़ा को बुला रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि वो 12 साल की बच्ची से शादी क्यों कर रहा है। आपकी तकलीफ ये होनी चाहिए। ये बात सवाल अक्सर ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग और बाकी लोग अंबेडकर साहब की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही इस्तीफा दिया था, इसकी कभी बात नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल है। ओके विवेक, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, वो एक बहुत बड़ा इशू था। जब अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ थे तो आज की कांग्रेस, आज का विपक्ष उसके खिलाफ क्यों है, जबकि आप गाना माला अंबेडकर की जपते हैं और अंबेडकर की नीति के खिलाफ काम करते हैं? ये जवाब बताइए। अंबेडकर राम मंदिर के फेवर में थे, अंबेडकर राम मंदिर के फेवर में थे, राम मंदिर के फेवर में थे। अंबेडकर को पढ़ने के लिए अंबेडकर का पूरा दर्शन पढ़िए, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। क्या राम मंदिर के खिलाफ बोला अंबेडकर ने? अभी आपने क्या बोला? राम मंदिर के खिलाफ थे क्या अंबेडकर इन्हें यही रुकिए, क्या प्रभु श्री राम के मंदिर के खिलाफ थे अंबेडकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संघ के समर्थक थे, घोर विरोधी थे, घोर विरोधी थे। केवल इस पे एक वाक्य, केवल प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं, मेरे विवेक भाई जो है बहुत ज्ञानवर्धन भी उनका अच्छा है, जो ओरिजिनल संविधान बना जो अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट किया, उसमें प्रभु श्री राम के चित्र चैप्टर 3 पे थे और बाबा साहब अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव जी राम जी अंबेडकर है। उनके नाम में राम है, उनके नाम में राम है भाई। टीपू सुल्तान का भी फोटो है, टीपू सुल्तान का भी फोटो, वो भी बताइए। ये देखिए अंबेडकर जी का पूरा नाम पढ़िए। टीपू सुल्तान से संविधान में टीपू सुल्तान का भी फोटो है, लेकिन आप एक बात रखना चाहते हैं, दूसरी छिपा देना चाहते हैं। आप पूरी बात सामने रखिए। कौन अंबेडकर जी के खिलाफ है? ये कांग्रेस और लेफ्ट का क्या चक्कर है? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट जो है बीजेपी के सामने एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। सीधा बोलिए कि कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, उन महापुरुषों को छोड़कर कि जैसे कि श्री राम हो या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, यही समय उन महापुरुषों को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आए हैं, सबसे भगवान सुन लीजिए, आस्था की बात कर रहा हूं मैं, जो भी जिनकी आस्था है उनको छोड़कर बाकी जितने भी लोग आए हैं, चाहे अंबेडकर जी हो, गांधी जी हो या वाजपेयी साहब हो, मुखर्जी साहब हो, सबके जीवन में एक ना एक तो त्रुटि रही है, सिर्फ उन रिलीजियस हीरोज को छोड़ करके। तो हो सकता है किसी से कोई गलती हुई हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बात को उठा करके उन्होंने तो हिंदू धर्म का त्याग भी किया है, अंबेडकर जी ने तो हिंदू धर्म का त्याग भी किया है, क्या आप क्यों कहेंगे? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती?
अरे क्यों नहीं? अम्बेडकर जी त्रुटि वाले थे। त्रुटि मानव का जो मानव है, जो मानव है उससे त्रुटि होगी। हिंदू जो भी मानव है सबसे त्रुटि होगी। बौद्ध धर्म अपनाया, मानव से त्रुटि होगी। उन्होंने ये कहा कि धर्म के अंदर हमको वो हक नहीं मिलता। ये जय भीम और जय मीम का अनोखा नजारा। ये जय भीम बोल रहे थे, जय मीम कर रहे थे, हो गया। ठीक है, मैं अश्विनी आपके पास आ रहा हूं। ये सवाल भी सोचें कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा? अरे क्या बोला है? बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने, उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पेश किया था और कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव गिराया था। बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान, एक बार सुन लीजिए, आप बनवाइए, अब हम करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें राम लक्ष्मण सीता जी की फोटो थी, भगवान कृष्ण अर्जुन की फोटो थी, भगवान बुद्ध और महावीर की फोटो थी, भगवान नटराज और हनुमान जी की फोटो थी, राजा भगीरथ राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, गुरुकुल और नालंदा की फोटो थी, नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। और सुन तो लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय, न मजहब के आधार पर कोई आयोग, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, न मजहब के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी, न मजहब के आधार पर कोई कॉलेज। जो होगा वो सेकुलर होगा। और बीएचयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ साथ बने। बीएचयू आज भी सबके लिए है, सेकुलर यूनिवर्सिटी है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा कानून बनाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया, ये वक्फ एक्ट कांग्रेस ने बनाया। भारत को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया। बाकी तो छोड़िए, एक बार सुनिए, शिक्षा पे बोलिए। अरे 1954 में सुनिए, 1954, बाकी तो छोड़िए, अरे छोड़िए, सुनिए, पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। पूरा आजादी का, अरे सुनिए भाई, आप रुकिए, पूरा आजादी विवेक की बारी, अब विवेक की बारी है। 10 सेकंड फिर विवेक, अब मैं आपको मौका दूंगा। पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में प्रस्ताव पास हुआ, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होगा। 24 जनवरी 1950 का प्रस्ताव कांग्रेस ने जनगण मन को बना दिया। सबसे पहली चीज, संघ ने इस देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। पहली सच्चाई, नॉट अ सिंगल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम संघ। कम्युनिस्ट गोली खाते थे और गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे लड़ रहे थे। यह है सच्चाई इस देश की। तब इस देश को मिली आजादी, और ये थे अंग्रेजों के पिट्ठू। विटामिन बी वाली गोली खाते थे। भगत सिंह के ट्रायल का केस, जिसने उनके खिलाफ लड़ा, सरकार की तरफ से, इनके संगठनों से लिंक थे उसके। जिसने मुखबरी करी कॉमरेड चंद्रशेखर आजाद की, इनके संगठनों से जुड़े हुए थे। लंबी लिस्ट है मेरे पास। सावरकर के बारे में मैं बोलूंगा नहीं, वरना एक और कंट्रोवर्सी भी शुरू हो जाएगी। तो मुझे मत सिखाइए असली इतिहास को, जो हिंदू और मुसलमानों को जोड़ता है इस देश में, कि प्रगति के पथ पे ले जाएगा। दे आर रीराइटिंग हिस्ट्री। एक सेकंड, आपने विवेक जी अभी आपने काफी आवेश में बहुत कुछ बोला। आपने बोला कि जो हिंदू और मुसलमानों को इस देश में इतिहास जोड़ता है, उस हिस्ट्री को ये रीराइट कर रहे हैं, यही कहा ना? 1947 में कौन रीराइट कर रहा था? ना मोदी थी, ना भारतीय जनता पार्टी थी। 1947 में इस देश का विभाजन हुआ था ना? सुनना पड़ेगा, या तो आप बोलिए। एक सेकंड, सिर्फ जिन्ना को ब्लेम ना करें। क्या बोल रहे हैं आप? सिर्फ मुस्लिम लीग को ब्लेम, तो किसको ब्लेम करेंगे? अगर जिन्ना गलत था, हिंदू महासभा भी गलत थी। अरे बांटने वाले नेहरू और जिन्ना और गलत, हिंदू महासभा यही पे गोली मारी थी। एक सेकंड मुझे बताइए, बार बार आप एक ही ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान ये हुआ। आप बोले 1947 की बात आप भूल जाते हैं। 1947 में पहले चले जाइए, मुगल काल में चले जाइए। मुगल काल के अंदर क्या हिंदुस्तान, हिंदू और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़े नहीं होते थे? होते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 1947 में कंट्री का डिवीजन हुआ हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर। उसके बाद आप आइए, इस देश के अंदर आप बार बार कहते हैं 1990 को याद कर लीजिए, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किसके नाम पर हुआ? किसके नाम पे हुआ? फिर आप इधर की बात करते हैं। उन्हीं मुगलों के राज्य में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी। ओके। कहां था अत्याचार? और अगर आप मोहम्मद अली जिन्ना, औरंगजेब सवा मन जनेऊ किसके जलाता था? औरंगजेब ने सवा मन जनेऊ किसके जलाता था? क्या बात करते हैं आप लोग? अरे इतिहास को, देश के विभाजन में इनके दल शामिल थे। ये बच नहीं सकते। बार बार कहा जाता है महात्मा गांधी की हत्या जो थी वो नाथूराम गोडसे ने करी। बिल्कुल, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे जिस जाति से आते थे, यानी चित्पावन ब्राह्मणों को खींच के इस देश में बाहर निकाला गया और किसी के मुंह से टस से नस नहीं निकली। और
मैं इतिहासकारों को कहना चाहता हूं, इस देश में इतिहास का चैप्टर कहां है जब महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों को उनके घरों से खींच खींच के निकाल के मारा गया था? बताइए, आप में से किसने आवाज उठाई थी? कब उठाई थी आवाज चित्पावन ब्राह्मणों की? आज तक उनका जिक्र नहीं होता। इतिहास में चित्पावन ब्राह्मणों पे हुए नरसंहार को भुला दिया गया है महाराष्ट्र के। मैं जस्टिफाई को नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं। ये वो चित्पावन ब्राह्मण सिर्फ थे जिनको पकड़ा गया था, जिनके उस संगठन से जिसका नाम सारे थे। अंबेडकर जी से पूरी डिबेट शुरू हुई। आपको पता है राहुल गांधी जब इन कुछ लोगों से मिले तो ये है तस्वीर, जूम कीजिए कैमरामैन ना, देखो ये अंबेडकर जी की तस्वीर को जमीन पर रखा है पैरों तले। ये अंबेडकर जी के सम्मान की बात करें जिन्होंने 2 बार चुनाव हराया है, जिन्होंने भारत रत्न देने में विलंब किया, जिन्होंने कुमारी शैलजा का अपमान किया। वाल्मीकि जयंती के दिन पर नेशनल ओबीसी चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस मिस्टर अजय यादव ने इस्तीफा दिया, यह कहते हुए कि दलितों का और ओबीसी का अपमान होता है। सीताराम केसरी की धोती फाड़ने वाले और अंबेडकर पे बोल रहे हैं, जो आरक्षण के खिलाफ 1961 में, 1980 में, 1990 में लेटर लिख लिख के कहते हैं कि बुद्धों को आरक्षण मिलता है, वो बोल रहे हैं। और लेफ्ट ने अंबेडकर जी के बारे में क्या लिखा है, एक बार जाकर कम्युनिस्ट पार्टी का लेटर पढ़िए अंबेडकर जी के खिलाफ। अंबेडकर जी हराना चाहते थे लेफ्ट पार्टी को, आज विडंबना देखे कि लेफ्ट भी जय भीम कर रही है, तो यह अंबेडकर जी की जीत है। ओके मृत्युंजय, पॉइंट यह है कि ये जो तस्वीर दिखाई है, तस्वीर सार्वजनिक है और बहुत वायरल है, जिसके अंदर अंबेडकर जी की तस्वीर जमीन पे पड़ी है पैरों के पास। क्या आपको लगता है वो जायज है? बहुत सारा तस्वीर अभी हम दिखाना शुरू करेंगे तो वो टैबलेट लेके निकल जाएंगे बाहर। नहीं दिखाइए, ये टैबलेट में रख के लाते हैं, तस्वीर दिखाइए। सुनिए, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये अंबेडकर पर ज्ञान देंगे? ना, दलित विरोधी बीजेपी का चरित्र रहा है और ये ज्ञान दे रहे हैं अंबेडकर पर। एक बार कम से कम सोच लिया कीजिए कुछ बोलने के पहले। अच्छा, ये दलितों का अपमान करने वाले लोग, दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग, ये कम से कम अंबेडकर जी पर कम ही बोले तो अच्छा रहेगा। मेरा सवाल शहजाद सर से है कि सर जो बदरुद्दीन साहब ने ये बोला है कि जो पार्लियामेंट और एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना है तो ठीक है, बट उसको उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने की जरूरत है, ना कि इस पर राजनीति करने की। इस पर राजनीति क्यों कर रही बीजेपी पार्टी, जबकि ये बोलना चाहिए कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स दिखाए और अपनी प्रॉपर्टी ले ले। अच्छा, संसद ले ले आप कह रहे हैं? नहीं सर, प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी संसद ही है ना, प्रॉपर्टी पर दावा है। अगर सर प्रूफ होता है तो मतलब क्या, अगर देखिए एक सेकंड, सवाल क्योंकि शहजाद से आया इसलिए, और 20 सेकंड में शहजाद जवाब। बेटा ऐसा है कि जब ये सेंट्रल विस्टा और नई पार्लियामेंट बन रही थी तो आपको पता होगा बहुत सारे पिटीशन लगाए थे कई लोगों ने। इसमें से एक पिटीशन ये भी थी कि ये वक्फ की लैंड पे बन रहा है, तो हाईकोर्ट ने बोला कागज दिखाओ। कागज दिखाया तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द की जमीन, पार्लियामेंट वाली जमीन नहीं, उसमें 6 प्रॉपर्टी निकली जिसमें एक सुनहरी मस्जिद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने बोला पर इस पे तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो इसके लेकर आप पार्लियामेंट पे दावा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ ये तो बात सही है, चलो निकल लेते हैं और पिटीशन फाइल। एक सेकंड, तो मेरा ये कहना है हम टैबलेट लेकर इसलिए घूमते हैं क्योंकि हम आधुनिक युग के लालटेन लेकर घूमे। क्या लालटेन लेकर घूमे? क्या टैबलेट में फैक्ट होता है, लालटेन में इनका टिमटिमा रहा है। दिल्ली में बहुत ऐसा, दिल्ली में लालटेन की बात मत करिएगा, दिल्ली में लालटेन की बात मत करिएगा, यहाँ पोल्यूशन बहुत है और लालटेन केरोसिन से चलता है, पोल्यूशन करेगा। जी तो अंधेरे में प्रकाश फैलाता है। जी सवाल आप तो दिया है। ओके, क्या सवाल है? एक सेकेंड, लालटेन और टैबलेट के युग से बाहर आते हैं अभी। सर मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे तो बीजेपी को हिंदू की पार्टी बोली जाती है, सर 13 साल में ऐसा क्या हुआ है कि वक्फ बोर्ड का जो जमीन है वो दुगनी हो गई है? ओके, ये दुगनी हो गई है जमीन। एक अश्विनी उपाध्याय, ये तो सरकार तो 10-11 साल से बीजेपी की है, वक्फ की जमीन कैसे बढ़ गई है? हाँ ये बताइए। ये सवाल है। मैं कारण बता देता हूं। ठीक है, लेट हिम स्पीक। हाँ, 1954 में जो नेहरू जी ने कानून बनाया था वो उतना खतरनाक नहीं था। 13 साल वाला बोलिए ना। अरे सुन तो लीजिए भैया, भाई वो भी उसके बाद इंदिरा जी ने मजबूत किया, फिर राजीव गांधी ने मजबूत किया। जो सबसे खतरनाक बना 1995 में बना। तो 95 के बाद जमीनें तेजी के साथ एक लैंड मतलब उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। वाजपेयी साहब की सरकार रही। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक बना 2013 में बना। तो जहां उंगली रखे वही हो गई। तो हो गया कि झरने, नदियां, पहाड़, हाईवे की जमीन, रेलवे की जमीन, एक्सप्रेसवे की जमीन, जहां मन किया। और अमीरों को नोटिस भेज भेज के एक्सटॉर्शन करना शुरू किया, गरीबों को नोटिस भेज भेज के कन्वर्जेंस करना शुरू किया। ये भी है। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। अब देखिए, उनको बोलने दीजिए, 30 सेकंड उनके होने दीजिए। अमित जी, दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है।
दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। उदाहरण के लिए मालदीव मात्र 75,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर जितनी जमीन कब्जा कर रखी है 13 मालदीव बन जाएगा। सिंगापुर का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी दो सिंगापुर बन जाएगा भारत के वक्फ बोर्ड के। ऐसे लग्जमबर्ग है, यूक्रेन है, ऐसे दुनिया भर के 50 ऐसे देश है। अब मैं आता हूं विषय पे। बड़ी सीधी सी बात है, संविधान का मतलब होता है संविधान। सारे लोग हिंदी हैं, जानते हैं, तिवारी जी भी हिंदी पढ़े लिखे हैं, इनको पता। तो और अगर मजहब के आधार पे अलग अलग कानून होता है उसको कहते हैं बहुविधान। भारत में बहुविधान खत्म होना चाहिए, संविधान लागू होना चाहिए। समान धर्मस्थ संहिता, समान दान संहिता। ओके, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड को लेके पहले भी संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार जब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेके संशोधन कर रही है तो आप उसके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? अभी इन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 2013 में बड़ा खतरनाक कानून लेकर आई, उसके बाद से कन्वर्जन शुरू हो गया, एक्सटॉर्शन शुरू हो गया, सारी चीजें उसके बाद शुरू हुई। 2014 में मोदी सरकार आ गई। वाह वाह, यानी जितना अवैध कब्जा किया वक्फ बोर्ड ने वो मोदी सरकार में किया। क्या कमाल है अश्वनी जी। आप सुन लीजिए, नहीं आपने 2013 बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला आपने 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ। हाँ, उस अमेंडमेंट में। दूसरी बात बहन, मैं आपको बता रहा हूं, अमेंडमेंट आना कोई बुरी बात नहीं है। अभी शहजाद ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही, कि वक्फ प्रॉपर्टीज वो कुछ गुंडों ने कब्जा किया हुआ है और उसका जो पैसा है वो गरीबों तक नहीं जा रहा। मैं मानता हूं कि कुछ कठमुल्लाओं ने कब्जा किया है, एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उसमें अगर तरमीम करना है, उसमें अमेंडमेंट करना है और मुसलमानों की भलाई के लिए अमेंडमेंट करना है, तो उसमें कलेक्टर को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं आप? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? कौन होता है? सुन लीजिए, क्यों नहीं कलेक्टर? अगर इनकी जमीन पे कोई कब्जा होता है तो कलेक्टर ही तो डिसाइड करेगा। नहीं। अग्रवाल धर्मशाला पे मैं जाके बोलूं मेरे पिताजी ने दान किया हनुमान मंदिर बनाने के लिए, तो मेरा और अग्रवाल जी का धर्म मुकदमा कोर्ट में चलेगा। और सादाब जाके कोई चौहान जाके बोलेगा तो मुकदमा कोर्ट में चलेगा, अगर सादाब जाके बोलेगा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। ये दिक्कत है। अभी इनको एक खूबसूरती बता दूं, शादाब चौहान जाके बोलेगा तो भी वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। आपने कहा ना चौहान बोलेगा तो अदालत में चलेगा, कलेक्टर के यहां चलेगा, शादाब बोलेगा, शादाब चौहान बोलेगा तो भी वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। आप चिंता ना कीजिए। दूसरी बात, 10 सेकंड, वक्फ के इशू पर आपने बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी की, वहां पूरी दुनिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप भारत की बात कीजिए, अगर वाकई में आपको चिंता है कि वक्फ पे गलत संपत्ति है, आप उन पॉइंट्स को रेज करिए कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं थी। और मैं चुनौती देता हूं अश्वनी जी आपको सुन लीजिए, आप देश के बड़े वकील हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि वक्फ पे खुली पब्लिक डिबेट की मैं आपको चुनौती देता हूं न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि वक्फ की संपत्तियों पर किस प्रकार से अवैध कब्जा सरकार के लोगों ने भी किया, दूसरे लोगों ने भी किया, और आपकी मंशा भी यही है कि मुसलमानों की संपत्ति में आप कब्जा करें। आप पीछे छूट गए, आपका हिस्सा नहीं मिला। संविधान में वक्फ कहां लिखा? दिखाओ संविधान में। जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट का लिखा है। संविधान में वक्फ कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 14 को वायलेट करता नहीं, आर्टिकल 14 को वायलेट करता नहीं। चैलेंज करो सर, मैं तो कह रहा हूं हमने जैसे वक्फ का चैलेंज किया, आप चैलेंज करो। आर्टिकल 14, अरे आपको लगता है चैलेंज करो ना, हमने चैलेंज किया हुआ। लगता नहीं, आप बताइए, भारत के संविधान में कहीं लिखा ही नहीं। जॉइंट हिंदू फैमिली अच्छा एक सेकंड मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको। क्या भारतीय एक जगह, क्योंकि बार बार संविधान के दायरे की बात हो रही है, क्या भारतीय संविधान में वक्फ का जिक्र है? हाँ बताता हूं, इसमें ही आर्टिकल 25 से लेकर 28 क्या लिखा है उसमें? सुन लीजिए अब बोले दीजिए 10 सेकंड। आर्टिकल 25 से 28 तो जितना भी है उसमें रिलीजन और उनकी लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? नाम वक्फ हो जाने से ये जमीन का मामला है, ये रिलीजन का मामला नहीं है, नहीं ये जमीन का मामला है। जमीन का नहीं है, दान का है। नहीं, दान का मामला है, ये दान की हुई जमीन है, ये मुसलमानों की जमीन है। बहुत सही, ये मुसलमानों की जमीन है, ये मुसलमानों की जमीन है। और आप जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स, इन्होंने सही कहा, जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स। अरे सुन तो लो, एक वर्ड बोल दीजिए। इन्होंने सही कहा, ये वक्फ का मामला नहीं, दान का मामला है। तो दान के लिए संविधान कहता है यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए, मजहब के आधार पर अलग नहीं होना चाहिए। अभी आपने बोला, सुन लीजिए, पूरा सुनिए, कि ये रिलीजियस चीज में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये हमारी आज़ादी है, धर्म के आधार आज़ादी है हमारी संविधान में।
हमारे धर्म के हिसाब से, मुस्लिम धर्म के हिसाब से शरिया कानून लागू होता है, जिसका मतलब कि अगर अमीश चोरी करते हैं तो कानून का सजा अलग है और हमारे लिए सजा अलग है, हमारे हाथ काटने की। वहां पर धार्मिक इंटरफेरेंस करते हुए अमीश और मेरी सजा एक होनी चाहिए। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जरूर चाहिए पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, और वक्फ के लिए हमारा स्पेशल लॉ हो। ये दोहरे मापदंड लाते कहां से? हाँ, मैं बता रहा हूं, ये दोहरे मापदंड लाते इतना ही, इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं इनका नाम शादाब चौहान है, पर शादाब का असर ज्यादा है, चौहान का असर जो है वो कम होते होते खत्म हो चुका है। ना चौहान का असर कम है ना शादाब का असर कम है, पर लेकिन एक चीज सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि आप चोरी में नहीं क्रिमिनल में क्यों नहीं जाते? आप भी तो राम जी के वंशज है ना? हाँ, नहीं बिल्कुल, इसमें कोई नहीं, क्या बोलना है आप डिसाइड क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप भगवान मानते हैं, आप फर्क इतना, आप भगवान मानते हैं, मैं उनको अपने परिवार का अपना पूर्वज मानता हूं। पूरी दुनिया भगवान मानती है, मैं नहीं मानता ना, मैं उनको परिवार का हिस्सा मानता हूं। नहीं, इन्होंने कहा कि आप क्रिमिनल में नहीं मानते, वैसे वक्फ बोर्ड और शरिया की बात करते हैं। अभी आधा मान रहे हैं तो इतनी परेशानी है, मैं तो क्रिमिनल में मानने थे, कल को सरकार पूरी बात सुन लीजिए, कल को अगर मोदी सरकार कानून लेकर के आती है, 4 शादी बंद होनी चाहिए। अरे मैं पूरी बात सुन लो, अगर हलाला बंद होना चाहिए। कहां, बिल्कुल कहां है हलाला? है ही नहीं हलाला, बंद होना चाहिए। हलाला कुछ होता ही नहीं, विषय अलग हो रहा है, लेकिन आखिरी दौर है। मृत्युंजय तिवारी, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? बीजेपी का खेल खत्म महाराष्ट्र में, इसलिए कि बीजेपी का जो डिजाइन है वो महाराष्ट्र में आपस में ही दोनों लड़ रहे हैं, सब एनडीए में जो शामिल दल हैं, और ये जो धर्म के नाम पर ही खेती कर रहे हैं। राजनीति सब कुछ ठीक है जी, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है। इंडिया तो जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, और झारखंड भी जीतेगा। बिल्कुल, झारखंड भी जीतेगा। आपको शुभकामनाएं उसके लिए। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपका सीएम कैंडिडेट कौन है महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का? हमारा सीएम कैंडिडेट उद्धव ठाकरे। हमारा सीएम कैंडिडेट जो भी होगा, इंडिया गठबंधन के सभी दल मिलकर के तय कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो कैंडिडेट है। बताइए विवेक जी। देखिए, चुनाव में जो भी जीते हारे, लेकिन एक जो बुरी बात हो रही है उस मुल्क के अंदर, जो बहराइच में आप सबने देखा किस तरीके से धार्मिक जुलूसों को लेकर के दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं। फिर वो उतरौला, बलरामपुर, श्रावस्ती, हर जगह पे यात्राएं निकल रही हैं। गिरिराज सिंह भी कूद पड़े। तो फांसी होनी चाहिए कि नहीं? जिन्होंने उस बच्चे को उकसा करके छत पे चढ़ाया उनको गोली मारो। और जिन्होंने गोली मारा, कौन लोग थे? जिन्होंने गोली मारो यात्रा चला रहे थे, जिन्होंने गोली मारा उनको भड़का करके, एक्साइट करके, इंस्टिगेट करके किसी के घर में घुसा देना, ये यही चीज होती है ना। ठीक है, ओके शहजाद, आखिरी दौर है, आखिरी राउंड है। 10 सेकंड में मैं व्यक्तिगत रूप से, विवेक जी मेरे अच्छे मित्र है, ये मैं बता दूं आपको, मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि ये असलियत में उदारवादी प्रोग्रेसिव है, जिसको बोलते हैं लिबरल प्रोग्रेसिव। लिबरल प्रोग्रेसिव वो कहता है कि चाहे आप जितना भी किसी को उकसाओ, रिएक्शन शुड नॉट बी वायलेंस। आज यहां पर क्या बोले, डीजे म्यूजिक बजा दिया, मस्जिद के सामने यात्रा निकल गई, तो उसका मतलब गोली, गुस्ताखे मस्जिद की एक ही सजा गोली से उड़ा दो, गुस्ताखे डीजे का एक ही सजा गोली से उड़ा दो, गुस्ताखे हरा झंडा हटाने का एक ही सजा गोली से हटा दो। और महाराष्ट्र का सवाल क्योंकि आपने पूछा है, ये होने वाला है, जलेबी बाई। जी बगल में क्या है? जलेबी आई, जलेबी से तो समझ गए होंगे, हरियाणा में यही बोलते हैं, हरियाणा में चिल्ला चिल्ला के दामाद जी हरियाणा में हार गए, दामाद जी हरियाणा में हार गए। हमारे यहाँ युवा मित्रों को जलेबी खिलाइए, इन्हें भी जलेबी खिलाइए, खुद भी जलेबी खाइए, जनता की जलेबी मत बनाइए। यही आपको सीखना चाहिए और यही आगे सिखाना चाहिए। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, आज के इस एडिशन में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद मेरे युवा मित्रों का। थैंक यू सो मच, नमस्कार।